So hello everyone, a very good evening to all. Welcome to Physicam Academy. फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें हमारे इस रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। और जो नॉन सब्सक्राइबर्स है जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे थे, एक लेक्चर हो चुका है इसका। ठीक है, और लेक्चर नंबर 2 आज होने वाला है। काफी जो है बीच में थोड़ा गैप, कुछ छुट्टियां हो गई। ठीक है आप लोगों की। आई होप उसमें आपने केमिकल इक्विलिब्रियम का तो फर्स्ट लेक्चर बहुत छोटा सा लिया था मैंने, और आज कंटिन्यू करते हैं। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग और ये सब जो आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, तो मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यू था मेरा, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब से जो है वापस से अपने केमिकल इक्विलिब्रियम में जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए तो केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 जो मैं आपको बताने वाला था आज की क्लास में, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाले। तो रेडी हो जाए फटाफट से पेन और पेपर के साथ, शुरू करते हैं आज की क्लास। मान लो कि यहाँ पे हमारी एक रिएक्शन की बात है। ठीक है, एक सिंपल सी बात है आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो काफी इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक है। ठीक है, इसको आप बस जो है ध्यान से इक्वेशंस को सारा ध्यान से नोट कर ले। बहुत बहुत इजी चैप्टर है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप जरा यहाँ पे देखिए, जो लोग भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ वो जरा यहाँ पे कंसंट्रेट करें कि अगर ये रिएक्शन है तो इसकी फॉरवर्ड जाने की रेट क्या होगी, हमें पता है। ठीक है, हमने 11th-12th में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि जो है रेट क्या होती है, रेट होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है KF A to the power A and B to the power B, और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट होती है KB A to the सॉरी बैकवर्ड रिएक्शन, यानी अब इनको रिएक्टेंट माना गया और इनको प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इस बार क्या होगा, C to the power C and D to the power D। अब यहाँ पे जो है हम एक चीज मान के चलते हैं कि ऑलवेज रिएक्शन जो होगी ना वो एलिमेंटरी रिएक्शन होगी। और दूसरा कि हम अगर गैसेस का देखेंगे तो वो आइडल गैस होंगे। इनको देख के हम हमारी रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, एलिमेंटरी रिएक्शन इसलिए क्योंकि एलिमेंटरी रिएक्शन वो होती है जिसमें ये रूल लगता है। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी होती है तो उसको हम काइनेटिक्स के लिए छोड़ देते हैं, वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो है इक्विलिब्रियम में हम सारे रिएक्शन को एलिमेंटरी रिएक्शन ही मान के चलते हैं और इस तरह से हम इसका रेट लगाते हैं। जब दोनों का रेट, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का, दोनों का अगर रेट जो है, मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वल हो जाता है तो ये जितनी स्पीड से आगे जा रहा है उतनी स्पीड से वापस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन मॉलिक्यूल्स तो रिएक्शन में जा रहे हैं और वहां से उतने ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जितने जा रहे हैं उतने ही आ रहे हैं, दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा तो जितने जाएंगे उतने ही आएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क हमें दिखता नहीं दिखेगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो का आना जाना तो चालू है बिल्कुल। तो लेकिन चेंज नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है। और लेकिन चेंज दिखाई नहीं दे रहा, हो तो रहा है, यानी ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सी बात है, आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते थोड़ा आगे, जरा एक दो चीजें देखते हैं। तबीयत तो अभी भी थोड़ी खराब है, लेकिन मैं क्लास तो ले सकता हूँ, तो इतनी ठीक है। कल और परसों एक दो तीन दिन से थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा था। चलिए जरा यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, यानी के एफ इंटू ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी
इज इक्वल्स टू के बी इंटू सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी, ये इक्वल हो गए। अब यहाँ पे के एफ अपॉन के बी इज इक्वल्स टू सी टू द पावर सी ए टू द पावर, सॉरी डी है, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। ये जो है ना, इसी को बोला जाता है के एफ बाई के बी इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि के सी, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, इसलिए के सी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे प्रेशर की बात कर ले, ठीक है, अगर के एफ बाई के बी अगर प्रेशर दिया हुआ है तो बिल्कुल प्रेशर को भी इसी तरह से हम लिख सकते हैं, पी ऑफ सी। अगर मान लो कि ये जो सारी रिएक्शन है, ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है, ये कंसंट्रेशन ना गिवन होके हमें प्रेशर गिवन है तो भी कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन प्रेशर के टर्म्स में हम क्यों लिखेंगे, इसकी वजह ये देखिए, आप सोच रहे हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ कंसंट्रेशन के टर्म में आना चाहिए, ठीक है, सही है, ठीक है, बट फिर प्रेशर के टर्म में क्यों आया? आपको ये चीज तो पता ही होगी कि पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, P is equals to N by VRT, P is equals to CRT, यानी concentration is direct proportional to pressure। concentration में कर रहे हैं तो प्रेशर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसको ध्यान से देखें। अब अगर मैं concentration की जगह पे P by RT सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एट द एंड हमें जो मिलने वाला है KF by KB वो कुछ न्यू मिलेगा, PC to the power C PD to the power D PA to the power A PB to the power B। ठीक है, ये हो जाएगा। और इनटू इनटू क्योंकि इसके हर एक कॉन्सेंट्रेशन की जगह P by RT की पुट करना है ना, ठीक है, तो P by RT जो है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है कि मल्टीप्लाई बाय इसका डिनोमिनेटर RT और इसका डिनोमिनेटर RT, तो यहाँ पे RT स्क्वायर आएगा, इसका भी डिनोमिनेटर RT, इसका भी डिनोमिनेटर RT, तो यहाँ भी RT स्क्वायर आएगा, तो RT स्क्वायर कट। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर ऐसा यहाँ पे होता है कि कुछ ऐसी रिएक्शन गिवन है आपको, तो यहाँ पे तो RT स्क्वायर कट नहीं होगा। आप जरा देखिए इसको, यहाँ पे ये इस तरह से होने वाला है, ठीक है ना। चल यहाँ पे देखिए, तो इसका एक RT जो होगा वो यहाँ पे आएगा और इसका भी RT, इसका भी RT। देखिए एक बात और समझिए, यहाँ पे C टू द पावर जो था ना, अरे यार एक तो गलती हो रही है, स्क्वायर ऐसा कट नहीं होगा ना, मैं सोच रहा हूँ कुछ तो गलती हो रही है ऐसा। ठीक है ना, यहाँ पे गलती हो रही थी एक, इसको ना सब्स्टिट्यूट करके ही लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे ये जो है PC बाय RT होल पावर C आएगा ना, PD बाय RT होल पावर D, PA बाय RT होल पावर A, PB बाय RT होल पावर B। ठीक है ना, हो गया, ये समझ में आ गया। तो आप इसको जरा देखें, ये RT जो है इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं तो कुछ हमें ऐसा मिलेगा, PC इंटू PD पावर C पावर D PA इंटू PB, ठीक है, इंटू
RT to the power A, RT to the power B, RT to the power C, RT to the power D। जरा इनका जो इनको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ ये इस तरह से हो जाने वाला है। RT to the power A plus B, RT to the power C plus D, और फाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अगर माइनस कॉमन ले दे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, है ना। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये रिएक्शन है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, अगर ये वाली रिएक्शन है, कहाँ गई, अगर ये वाली रिएक्शन है तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये सारे, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट साइड, कुछ ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। यानी इसको जो है हम आप गैसेस स्टेट तो एलिमेंटर में पढ़े होंगे, तो इसको हम RT डेल्टा एन जी लिख सकते हैं, माइनस का माइनस आएगा, इस तरह से कुछ हो सकता है। यानी फाइनली हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, PC C PD D PA A PB B RT टू द पावर माइनस डेल्टा Mg। ये हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है प्रेशर के टर्म में, इसलिए ये होगा Kp, और Kp एंड Kc दोनों ही फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही होंगे। प्रेशर प्रेशर जो है, कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम है, कुछ भी चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा अगर ऐसा लगेगा समझा दूंगा मैं आपको आगे जाते ही। ठीक है, Kp और Kc के अलावा नो अदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अदर देन Kp एंड Kc। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए, एक बात मैं और यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पे लिखता हूं मैं, और ये जो है ना ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है जब दो, और यहाँ पे जो है वो टाइम है, कोई भी टाइम हो, जब भी ये दोनों इक्वल होंगे ना, ये वाली सिचुएशन जो होगी वो इक्विलिब्रियम को डिनोट करेगी। फिर आगे से ना तो ऊपर का रेट ज्यादा हो रहा है ना तो नीचे का रेट ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसको मैं जरा दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब जो है वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल होगी तब, क्योंकि कंसंट्रेशन तो जो है वो चेंज हो रही है, और कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है, या आप ऐसे मानो के लिए यहाँ पे मान लो कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो 0 पे है, ये जैसे ही धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और जिस भी टाइम पे चाहे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितनी बड़ी हो या फिर रिएक्टेंट की जितनी कम हुई हो, ठीक है, लेकिन जिस भी टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा, उस टाइम पे चाहे ये इक्वल हो, चाहे ये ज्यादा, चाहे ये नॉन इक्वल हो, ठीक है, कुछ भी हो, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे भी
कोइंसाइड कर सकते हैं, ये ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन है, ना कि इनका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अभी बढ़ते थोड़ा आगे। ये कुछ चीजें जो है बहुत आसान सा टॉपिक है, धीरे धीरे कवर करते चलेंगे और आसानी से ये पूरा हम सीख लेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं आगे, क्यूसी को समझते हैं। क्यूसी क्या है, क्यूसी को थोड़ा समझते हैं। क्यूसी क्या है, कोई भी टाइम पे t इक्वल्स टू एनी टाइम, ठीक है, टी इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, टी इक्विलिब्रियम पे तो केसी और केपी होगा ना, ये दोनों कांस्टेंट आएंगे। क्यूसी भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, जो दिखाएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या फिर रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जरा कि अगर हम कोई भी टाइम टी पे मान लेके ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और कोई भी टाइम टी पे हम जरा इसका कांस्टेंट निकालने की ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा B अपॉन A। ठीक है, ये होने वाला है इसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब टाइम इक्वल्स टू टी है, कोई भी टाइम है, टी इक्विलिब्रियम नहीं है, तो यानी कि ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पे अभी इनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, यानी ये चेंज अभी भी हो रहा है। तो अब इसके चेंज से हमें पता चलेगा कि केसी जो है मतलब इसके चेंज से पता चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। अगर यहाँ पे ऑब्टेन क्यूसी जो है वो ग्रेटर देन केसी आ रहा है, अगर क्यूसी जो है वो केसी से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कि अब रिएक्शन जो होगी वो बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि क्यूसी जो है वो आगे निकल गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। अब पीछे आएगा तो क्या डिक्रीज होगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज करने के लिए इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। इसकी वैल्यू डिक्रीज कब होगी, जब रिएक्शन यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी क्यूसी जो है हम जिस टाइम पे देख रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, मतलब बी का जो रेट है, ठीक है, बी का जो रेट है, रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है, यहाँ पे ये जो रेट है ना, ये ज्यादा आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन जो हो रही है इनकी ज्यादा आ रही है, तो इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से रेट दोनों का इक्वल नहीं है, यानी इसको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी, यानी इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। कैसे कम होगी, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे तो क्या होगा, रेट इस साइड जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह, इससे हमें क्या समझ में आएगा, ये जो है रिएक्शन बैकवर्ड जाने वाली है, क्यूसी केसी, ऐसा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और अगर क्यूसी इक्वल्स टू केसी तो रिएक्शन जो कि वो इक्विलिब्रियम में होगी। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो इसको आप जरा ध्यान से देखें कि आपको एक चीज तो समझ में आ रही है कि केसी और केपी का रिलेशन क्या होगा। तो ये है कि केसी जो है वो कुछ इस तरह से होने वाला है, केसी जो होने वाला है, सॉरी एक गलती मैंने की होगी ना शायद यहाँ पे। केपी किसको बोलते हैं पता है, इसी को तो केपी बोलते हैं, मैंने रिलेशन डिराइव कर दिया। ये जो चीज आ रही है ना, देखिए कांस्टेंट जो है प्रेशर के टर्म में है, तो ये वाला रिलेशन जो होगा वो केपी होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इंटू नंबर ऑफ मोल पावर सी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी टू द पावर डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द पावर ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी टू द पावर बी, ये क्या होगा, ये चीज होगी के एन। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ ऐसा रिलेशन ला रहे हैं तो वो कांस्टेंट होगा। हालांकि के एन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन
अगर हम कांस्टेंट डिटरमाइन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट में जो इस तरह से आएगा, चाहिए केसी की तरह कॉन्सेंट्रेशन की टर्म की जगह प्रेशर की टर्म आ गई, ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया, केपी हो गया। लेकिन केसी और केपी में क्या रिलेशन होगा, तो केसी जो होगा वो इज इक्वल्स टू केपी इंटू आर टी टू द पावर माइनस डेल्टा एन जी होने वाला है, ठीक है। आई होप सिंपल सी बात है, आपको आसान इसीलिए आपको समझ में आ गई होगी। यानी ये केपी है और इंटू आर टी टू द पावर माइनस ऑफ डेल्टा एन जी, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होने वाला है। आई होप इजी सी सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केपी और इक्वल्स टू केसी कब होगा, जब भी डेल्टा एन जी जो है, यानी अगर के 2HI रिवर्सिबली गिव्स H2 प्लस I2 ऐसी रिएक्शन होगी, तो इसका वन क्या आया यहाँ पे 2, और ये भी क्या है 2HI है, तो यहाँ भी 2, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आंसर होगा डेल्टा एन जी का 0। तो जब भी 0 होगा तब Kp इक्वल्स टू Kc हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगा आपको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अलजेब्रा ऑफ रिएक्शन सीखते हैं थोड़ा सा। अलजेब्रा ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑन केसी, थोड़ा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर रिवर्सल ऑफ रिएक्शन की बात करें, सबसे पहले अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करा रहे हैं, यानी ए प्लस बी रिवर्सिबली गिव सी प्लस डी, ये वाली रिएक्शन है, तो इसका केसी क्या होगा, सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, ठीक है, ये उसका रेट हो, ये उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा केसी। अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें, अगर हम इस रिएक्शन को अब ऐसे देखना चाह रहे हैं, तो रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये वो पूछ रहे हैं। अगर इस रिएक्शन को हम उल्टा लिख देते हैं, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी डैश मान लेते हैं, तो केसी डैश जो होने वाला है 1/केसी होने वाला है, क्योंकि इनका इसका सिर्फ उल्टा किया है ना, तो प्रोडक्ट नीचे चले जाएंगे, रिएक्टेंट ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा 1/केसी हो जाएगा, तो केसी डैश जो यहाँ नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1/केसी होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करें, यानी अगर कुछ ऐसी रिएक्शन है, रिएक्शन कुछ हमें ऐसे मिल रही है, ठीक है, और इसको अगर हम होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2a इंटू ए प्लस 2b इंटू बी, 2 से इंटू सी प्लस 2d इंटू डी, कुछ ऐसी हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए यहाँ पे तो क्या आ रहा था, c टू द पावर c, d टू द पावर d, a टू द पावर a, b टू द पावर b, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अब क्या आएगा, ये हो गया हमारा केसी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा c टू द पावर 2c, ये जो होगा वो ऊपर जाएगा, आपको पता है, ठीक है, d टू द पावर 2d अपॉन a टू द पावर 2a, b टू द पावर 2b, ठीक है, ये हो गया केसी डैश। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसको पूरा को स्क्वायर कर दिया जाए, c टू द पावर c, d टू द पावर d,
ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी पूरे का स्क्वायर। तो इसका मतलब के सी डैश इज इक्वल्स टू के सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये तो के सी आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी बात है। आई होप समझ में आ गया होगा। सिमिलरली डिवीजन बिल्कुल ऐसे ही होगा, इसी तरह से होगा, है ना। इसको अगर हम यहाँ पे अगर इसी रिएक्शन को हम इसी रिएक्शन में सारी की सारी जगह पे 1/2 1/2 1/2 और 1/2 कर दे, तो ये वाला जो के सी होगा वो के सी डैश का रूट हो जाएगा। ठीक है, जो भी होगा इसकी पावर में इफेक्ट करेगा, जो भी यहाँ पे ऐड ऑन होगा। ठीक है, चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को जरा देखते हैं। अगर मैं दो रिएक्शन जो है उनको अगर मैं एड ऑन कर दूं, यहाँ पे केसी क्या आएगा, कुछ ऐसा आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा देखते हैं। अब ये पूछता है कि ये दोनों तो अब आप जैसे इसको नया इक्वेशन बनेगा, नया रिएक्शन बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा ना। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे पूछता है कि इसका केसी क्या होगा, यानी आपने इन दो रिएक्शन को ऐड करके ये जो निकाला है ना, तो KC3 जो होगा वो ऑलवेज K1 इन KC1 इंटू KC2 होगा। ठीक है, अगर दोनों को दो रिएक्शन को ऐड करके तीसरी रिएक्शन बना के उसका अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जानना है तो वो KC1 इंटू KC2 होगा। ठीक है, सिंपल से कुछ अलजेब्रा है जो मैं आपको बस बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर दो रिएक्शन को माइनस करना है हमें, ठीक है, दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, अगर ए रिवर्सिबली गिव्स बी, इसको बना देते हैं केसी। छोड़ो, सिंपल सा लिख लेता हूँ ना। ये जो तीसरा रिएक्शन आएगा, अगर हम दो रिएक्शन को माइनस करके कर रहे हैं तो K1/K2 आएगा। ठीक है, सिंपल सा है, आसान सी बात है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कर लो, ए रिवर्सिबली गिव्स बी, इसका केसी गिवन है 10। दूसरा रिएक्शन है B/2 रिवर्सिबली गिव्स C, KC2 आ गया 2। अब बताओ कि KC फॉर A रिवर्सिबली गिव्स 2C, इसका KC बताओ। तो आपको पता है यहाँ पे कि A जो है, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पूरी रिएक्शन को, तो B/2 अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका KC जो होगा वो स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो गया। ठीक है, और रिएक्शन बन जाएगी ऐसी। यहां से शुरू करें, अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हमें रिएक्शन मिल जाएगी 2C, यानी इसका KC और इसका KC जो है दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। तो नया जो KC जो है वो आएगा इक्वल्स टू 40। सिंपल सी बात है, आई होप सॉल्व हो गया होगा, बहुत ही आसान सा है। ठीक है ना। चल एक क्वेश्चन और करते हैं। N2 plus 3H2 reversibly gives 2NH3, KC गिवन है 25 और पूछ रहा है NH3 1/2 N2 प्लस 3/2 H2, इसका KC बताओ। तो सिंपल सी बात है, पहले इसको उल्टा कर दो, इस रिएक्शन को उल्टा कर दो। ठीक है, तो 2NH3 रिवर्सिबली गिव्स N2 प्लस 3H2। अब उल्टा करेंगे तो आपको पता है कि KC जो होगा वो 1/25 हो जाएगा, 0.05। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब इसको जो है वो इसका रूट कर दो, यानी डिवाइड कर दो 2 से, तो इसका रूट हो जाएगा। इसका रूट होगा तब ये कुछ इस तरह से हो जाने वाला है, 1/5.05।
2, ठीक है, 0.2 हो जाएगा बस। तो फिर यही तो रिएक्शन का केस फाइंड करना था, आ गया 0.2, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ हमारा खत्म हो चुका, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लूँगा मैं, छोटा सा लेक्चर करके मैं ओवर कर दूंगा, ठीक है, आज की क्लास में। चलिए, इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो होती है, एक्चुअली वायरल की वजह से थोड़ा जुकाम हो गया है, बस और कुछ ज़्यादा नहीं है। एक दिन और लगेगा फिर तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर आपका जो है वो टारगेट भी तो कंप्लीट करना है, ठीक। तो उसको भी ज़रा ध्यान में रखते हुए अपने आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चल थोड़ा यहाँ पे आगे देखिए, एक तो होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए ज़रा इसको ध्यान से देख लेते हैं अपने। पहले, अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सारे के सारे सेम फेज में है तो होगा होमोजीनियस। और अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट इनमें से कोई भी डिफरेंट फेज में है, ठीक है, अगर आ गया डिफरेंट फेज तो हो जाएगा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझ में आ गए। चलिए पहले होमोजीनियस इक्विलिब्रियम को पढ़ ले, फिर उसके बाद हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए होमोजीनियस इक्विलिब्रियम को जरा पहले देखने से पहले मैंने एक शॉर्ट बनाया था, याद है, डेंसिटी ऑफ वाटर के ऊपर से, थोड़ा इसको देख लेते हैं। आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1, और डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम होता है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, वाटर खुद ही एक सॉल्वेंट है और खुद ही का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, तो इसको जरा आप देखें, मास अपॉन इसका जो है वॉल्यूम, ठीक है। तो मास और वॉल्यूम, अरे सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा अगर 1 लीटर में देखते हैं तो 18 ग्राम होगा, 18 ग्राम जो होगा इसका मास होगा, और वॉल्यूम हम 1 लीटर में देख रहे हैं यानी 1000 ml, ठीक है। अगर हम 1 लीटर में देख रहे हैं तो 1000 ml, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, जस्ट अ सेकेंड ना, एक सेकेंड, इसको ना स्लाइड को थोड़ा इरेज कर देता हूँ, फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। अब जरा देखते हैं, अगर हम 1 लीटर देते हैं वाटर तो 1 लीटर में 1000 ग्राम होगा, तो मास कितना हुआ 1000 ग्राम, अपन ये क्या हुआ नीचे जो हुआ होगा 1 लीटर, मैं सही जा रहा हूँ ना, कोई भी गलती तो नहीं हो रही ना मुझसे, ऐसे तो मैं सही जा रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं ना अपने को, पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं पहले। 1 लीटर में पहले तो कितने मोल्स होंगे, 1 लीटर जो है उसमें पहले मोल्स कितने होने वाले हैं, मोल्स होंगे 1000/80, क्योंकि हम 1000 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है, 1000 ग्राम ले रहे हैं, 1000 ग्राम हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक 18 ग्राम यानी 1 मोल, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसका आंसर कुछ आ जाएगा 55.55 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। इतना वाटर आ गया,
यानी इतने मोल्स ऑफ वाटर है 1 लीटर में। ठीक है, तो क्या हुआ, सिंपल सा 55.55 मोल्स ऑफ वाटर है 1 लीटर में, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, H2 का कॉन्सेंट्रेशन हुआ 55.55। इसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो रही है, मोल कम कर रहे हैं तो भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, जो कुछ भी आप वॉल्यूम लोगे उसमें इतनी ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप वाटर को ही तो सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा माइंड मत करना, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली ना मैं थोड़ा ये कंफ्यूज हो गया था। आई नो, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए, तो आज की क्लास को जरा आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं जरा। ठीक, चलिए, अगर हम यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, केसी की बात करते हैं, केपी की बात करेंगे, के एन की बात करेंगे और वॉल्यूम की बात करेंगे। अगर जो भी रिएक्शन गिवन है उसका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा, एक तो होगा डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 और एक तो होगा डेल्टा एन जी लेस देन 0। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तीन कंडीशंस की पॉसिबिलिटीज है। देखिए, एक तो होगा यहाँ पे ये होगा, जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एक जो यहाँ पे होगा वो होगा नेगेटिव होगा। यहाँ पे तो 0 है। चलिए जरा इसको थोड़ा ध्यान से आगे देखते हैं। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होने वाला है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, ऐसी हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इस तरह से है, सभी के फेस जो है हम इक्वल दे रहे हैं और यहाँ पर डेल्टा एन जी जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। t इक्वल्स टू 0 पे इसका जो मोल है वो a है, दोनों का कुछ नहीं है। t इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे इसमें से x मोल लेट कर रहे हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ से जितना मोल जाएगा उतना ही मोल यहाँ पे दोनों में बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कंटेनर तो हम फिक्स रख रहे हैं, वॉल्यूम उसका, ठीक है, v वॉल्यूम का कंटेनर होने वाला है। ठीक है, जरा इसको देखते हैं कि यहाँ पे टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं। a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू a प्लस एक्स जो होने वाला है, यहाँ पे n टोटल हो रहा है हमारा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो है n टोटल हो रहा है, n टोटल अगर बढ़ रहा है, अगर ये n टोटल बढ़ेगा, a से बढ़ गया ना, प्लस x हो गया, यानी इसका प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर n फिक्स होगा तो प्रेशर भी फिक्स होगा। इसको जरा देखते हैं कि यहाँ पे अगर केसी आएगा तो किस तरह से आएगा। केसी जो है वो होगा कुछ बी इक्विवेलेंट, यानी बी एट इक्विलिब्रियम, सी एट इक्विलिब्रियम अपॉन ए एट इक्विलिब्रियम। बी एट इक्विलिब्रियम क्या है, एक्स मोल है। अब ये तो मोल है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाई वी, यहाँ पे भी एक्स बाई वी, और ए का तो क्या है, ए माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वी इंटू ए माइनस एक्स, कुछ ऐसा हमें मिल रहा है। यहाँ पे आप जरा देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, जब भी एन जी ग्रेटर देन 0 हो उसकी बात कर ले। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे अगर हम के एन निकाले तो एक्स पावर तो कुछ नहीं है, 1 है, इंटू एक्स पावर 1 है, डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, ये भी उसी फॉर्मेट में बस हम लिख रहे हैं, बाकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, इसको हम डिफाइन सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। तो यहाँ पे क्या आपको वही मिल रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे के एन इंटू 1 बाई बी लिख सकते हैं।
ठीक है। इसका v का पावर क्या है 1 है, यानी इसका मतलब क्या आ रहा है kc इज इक्वल टू, अगर हम इसको जनरलाइज कर दे तो हमें हमारा कुछ ऐसा एक फॉर्मूला मिल रहा है v टू द पावर डेल्टा एन जी, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या था 1 था। ठीक है, तो यहाँ से हमें kc का फॉर्मूला मिल गया जनरलाइज करने पे। अब थोड़ा देखते हैं kp की तरफ। जो प्रेशर ऑफ ए है ना, वो आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से होने वाला है। तो अगर हम kp को लिखे तो कुछ इस तरह से होगा कि प्रेशर ऑफ b इंटू प्रेशर ऑफ c अपॉन प्रेशर ऑफ a। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ b इंटू फ्रैक्शन ऑफ c इंटू p टोटल स्क्वायर अपॉन फ्रैक्शन ऑफ a इंटू p टोटल। ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है, यानी फ्रैक्शन ऑफ b इंटू फ्रैक्शन ऑफ c अपॉन फ्रैक्शन ऑफ a होल इंटू p टोटल। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ b क्या है x अपॉन a प्लस एक्स जो टोटल मोल, xc क्या है x अपॉन टोटल मोल, और xa क्या है तो a माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल a प्लस एक्स। अगली स्लाइड पे फिर से लिख दे रहा हूं मैं, x अपॉन a प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। ठीक है, तो इसका कुछ आंसर ऐसा आने वाला है कि एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स इंटू पी टोटल में यहाँ पे लिखना भूल गया। ठीक है, अब जरा इसको जरा जनरलाइज करें, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है के एन, यानी के पी इज इक्वल टू के एन इंटू पी टोटल अपॉन ए प्लस एक्स क्या है एन टोटल है, और सबका पावर क्या है 1 है। यानी इससे हमें एक और फॉर्मूला जनरलाइज क्या करने को मिल रहा है, के पी इक्वल्स टू के एन इंटू पी टोटल बाई एन टोटल इंटू डेल्टा एन जी। एक और फॉर्मूला मिल, ये सब फॉर्मूला कब वैलिड होंगे, ओनली एंड ओनली व्हेन एन जी इज ग्रेटर देन 0। जो भी पावर होगा ना, जो भी डेल्टा एन जी आएगा ना, वही यहाँ पे आने वाला है। आप चाहे तो करके देख लें। ठीक है, तो उसका जनरलाइज करके फॉर्मूला बनाया गया है के एन की टर्म में। ठीक है, और इसका मतलब के सी इज इक्वल्स टू के एन इंटू 1 बाई वी डेल्टा एन जी, और Kp इज इक्वल टू के एन इंटू पी टोटल बाय एन टोटल टू द पावर डेल्टा एन जी। ये दो फॉर्मूलाज हमें जनरलाइज करके मिल गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये क्या पेपर मिल गया, चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि अब यही चीज क्या आपको ये लगती है कि केस डेल्टा एन जी चाहे कुछ भी हो, ये सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप डेल्टा एन जी जो है वो लेस देन 0 भी कर दोगे ना, तो भी कुछ ना कुछ डेल्टा एन जी तो आ ही रहा है। ठीक है, डेल्टा एन जी यहाँ पे पी टोटल एन टोटल थोड़ा सा उसका पावर चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस सेम चीज रहेगी। यानी ये जो है जरूरी नहीं होगा कि सिर्फ डेल्टा एन जी में देखा जाएगा। डेल्टा एन जी जब पे नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ये चीज देखी जाएगी। अब चाहे कोई भी रिएक्शन चेक करना चाहे आप चेक कर लगा सकते हैं। हमने एक जनरलाइज करके फॉर्मूला निकाल दिया है कि व्हेनेवर डेल्टा एन इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0, हमें ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, जब भी के एन इज इक्वल्स टू 0 होगा, सॉरी डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 होगा, इसका मतलब के सी इक्वल्स टू के एन, एंड यहाँ पे भी के पी इक्वल्स टू के एन, इसका मतलब के सी इक्वल्स टू के पी। और क्या आपको ये रिलेशन याद है, यहाँ पे भी हमें मिल रहा था ना के सी इक्वल्स टू के पी। ठीक है,
सेम चीज यहाँ पे मिल जा रही है, ठीक है। यानी ये रिलेशन जो है ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। ये सिंपलीफाई करने के लिए, क्योंकि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इतना लंबा लंबा नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़े से आपको फॉर्मूलाज जो है वो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, बट आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी। इसको जितना समझ के याद रखोगे ना उतनी आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। सिंपलीफाई करके फॉर्मूला हमने लिख दिया है, इसको जरा आप देख लीजिएगा। कोई भी रिएक्शन चाहे लगा लो उसमें ये लग ही जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। जब भी, चलिए एक ग्राफ को देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ग्राफ ग्राफ थोड़े देख लेते हैं कि अगर किसका प्लॉट करना है, टी इक्विलिब्रियम का। और मान ले कि अगर आपको यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, ए एट गैसियस प्लस बी एट गैसियस रिवर्सिबली गिव्स सी एट गैसियस। यहाँ पे इसका डेल्टा एन जी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। जब हम यहाँ पे इसका ऐसा कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम और मोल को लेके, तो जैसे ही मोल जो होगा वो कम होगा, यहाँ पे इसका जो फाइनल प्रेशर होने वाला है वो भी आपको पता है कि वो भी कम होने वाला है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे इसका डेल्टा एन, जैसे यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे मोल जो होगा वो डिक्रीज होगा, एक टाइम आएगा यहाँ से फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये टाइम कौन सा होगा, टी इक्विलिब्रियम होगा। सिमिलरली जब यहाँ पे हम देखेंगे डेल्टा एन जी अगर लेस देन 0 होगा तो ऑब्वियसली ये जो टोटल मोल्स जो होंगे वो डिक्रीज ही होने वाले हैं, और टोटल मोल्स डिक्रीज होंगे प्रेशर भी डिक्रीज ही होगा, ठीक है। प्रेशर भी डिक्रीज होगा अगर मैं यहाँ पे प्रेशर का ग्राफ प्लॉट कर दूं, ठीक है। चलिए अगर डेल्टा एन जी जो है वो 0 होने वाला है, अगर डेल्टा एन जी जो है वो 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट जाएगा ना। तो नंबर ये जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, ठीक है। ना तो मोल्स में चेंज आएगा और ना ही प्रेशर में चेंज आने वाला है, बिल्कुल ही ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, क्योंकि कोई भी डेल्टा एन जी में चेंज आ नहीं रहा। अब अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना, तब कुछ खेल कुछ और ही हो जाएगा। ये जो है बढ़ जाएगा, फाइनल मोल्स या फिर टोटल प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। इसको आप चाहे तो आप कोई भी ऐसे रिएक्शन देख के सॉल्व करके देख सकते हैं। टोटल मोल्स जो होगा वो इक्विलिब्रियम जब भी आएगा, यानी यहाँ पे इतना ही जा रहा, फिर तो वो स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होगा उस वक्त जो फाइनल मोल्स या फिर फाइनल टोटल प्रेशर जो होगा वो इनिशियल से बढ़ जाएगा। डेल्टा एन जी 0 होगा तब चेंज नहीं होगा, डेल्टा एन जी जब कम हो जाए लेस देन 0 होगा तब फाइनल मोल्स या फाइनल प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हिट्रोजीनियस रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। हिट्रोजीनियस रिएक्शंस में क्या होने वाला है उसकी ओर जरा बढ़ते हैं। नहीं चले हिट्रोजीनियस रिएक्शन जो है वो कल के लिए रखते हैं, काफी आज फिर इसको जितना भी है इसको आप जरा समझ लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और रिवाइज करिएगा अच्छे से, फॉर्मूलाज जो उसको जरा देख लीजिएगा और कुछ भी वेरीफाई करना है कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल पक्की वाली बात है, इसमें कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। सारा सिंप्लीफाई करके हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। तो यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास। अगली क्लास में हम हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।